गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, मणिपुर के अंदर हिंसा कई सालों से थी, आप लोग जानते हैं। हालांकि कुछ हद तक थोड़ी सी शांति जरूर आई है, पर कंप्लीट पीस एंड स्टेबिलिटी अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाई है। लास्ट ईयर फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया गया था। अब कल यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल है यहाँ पे वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मणिपुर के जो नए चीफ मिनिस्टर वो यहाँ पे बन चुके हैं, युमनाम खेमचंद सिंह जी। ये मणिपुर के अब नए सीएम हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो कि रूलिंग पार्टी है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। एक डिप्टी सीएम जो है वो दरअसल में कुकी जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और एक डिप्टी सीएम जो है वो नागा कम्युनिटी को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर ना जो कुकी जो कम्युनिटी है, उन्होंने इस पर्टिकुलर सरकार का बहिष्कार किया है। उन्होंने बोला है कि हमारा कोई भी पर्सन जो है वो इस पर्टिकुलर सरकार में शामिल नहीं होगा। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, ये जो आपके कुकीजो मेंबर हैं नेमचा किपगन जी, जिनको डिप्टी सीएम के तौर के ऊपर इन्होंने शपथ ली है, इन्होंने भी जो शपथ ली वो दरअसल में दिल्ली से ली, वर्चुअली। इन्होंने मणिपुर भवन जो नई दिल्ली में है वहां से शपथ ली। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। एंड यहाँ कुकीजो कम्युनिटी ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर कोई भी मेंबर उनकी कम्युनिटी का इस सरकार को ज्वाइन करेगा, तो उस केस में वो इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखो, आज के समय बहुत बड़ी चुनौती है हमारी केंद्र सरकार के सामने भी, और ये जो मणिपुर की राज्य सरकार है इसके सामने भी, कि कैसे जो इतनी बड़ी डिवीजन हमें देखने को मिल रही है मीती कम्युनिटी और कुकीजो कम्युनिटी के बीच में, इस डिवीजन को आखिर वो कैसे भर पाती है, कैसे शांति एस्टेब्लिश हो सकती है, जब इतना ज्यादा दोनों पर्टिकुलर कम्युनिटीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुकीजो कम्युनिटी की एक डिमांड ये है कि हमें एक अलग से यूटी हमें बनाया जाए, सो दैट कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अलग तरह से हो। अब लेट अस सी हाउ दिस फंक्शंस इन द कमिंग डेज। दोस्तों, डेट है आज की 5 फरवरी 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, कल यूपीएससी ने 2026 के लिए जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं। नोटिफिकेशन कल उनका आ चुका है। अब एक बात आप समझिएगा कि कल ही नोटिफिकेशन आया है, एंड हमारे पास 24 फरवरी शाम 6 बजे तक का समय है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कल शाम से ही पूरा रात भर बहुत पैनिक करते रहे कि सर मेरी फोटो अपलोड नहीं हो रही, मेरा यूआरएन नहीं चल रहा, मुझे ओटीपी नहीं आ रहा, मुझे पासवर्ड भूल गया हूँ, सो एंड सो फोर्थ। देखो, अभी बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कल ही आया है फॉर्म, अभी है हमारे पास लगभग 20 दिन है। आप आराम से शांति से भरिएगा, कोई जल्दबाजी में इसको भरने की जरूरत नहीं है। बाकी साथ साथ मैंने जो टीम है उसको भी कम्युनिकेट किया है, एंड टीम ने भी बोला है कि किसी फैकल्टी के साथ वो मिलकर एक प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे कि पूरा फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा पैनिक कम करो, हो जाएगा फॉर्म फिल, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन से। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है वेस्ट पिकर्स एनुमरेशन अंडर नमस्ते स्कीम। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको डेटा देता हूं, फिर हम आएंगे स्कीम के बारे में भी समझेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं ना, जैसे भारत देश में आपने देखा होगा कुछ हमारे सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, सीवेज वर्कर्स जो आप कह सकते हो, राइट, और आपके कुछ कचरा उठाने वाले जो वेस्ट पिकर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके रिगार्डिंग ना हमारे पास एक डेटा आया है कि कौन सी कम्युनिटी के कितने कितने परसेंट लोग हैं। तो देखा ये गया कि लगभग 10% जो लोग हैं ना, जो वेस्ट पिकर्स या सेप्टिक टैंक वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो लगभग 10% लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं। 85% के आसपास जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो क्लियरली एक देखने को मिलेगा कि नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। पर अगर हम बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं की, तो लगभग ये बराबर सा ही है, मोटा मोटा मतलब 49% लगभग महिलाएं हैं, 51% आपके मेन हैं जो यहाँ पर इस तरह से इसमें काम करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बातें कुछ स्टेट से हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, गोवा की और वेस्ट बंगाल की बात करें। दिल्ली और गोवा में तो खास बात यह है कि जो जनरल कैटेगरी के वेस्ट पिकर्स हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी। तो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि सब जगह ऐसा ही होगा कि शेड्यूल ट्राइब ओबीसी कम्युनिटी से जबरदस्ती काम करवाया जाया होगा। पर दिल्ली और गोवा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली और गोवा के अंदर जनरल कैटेगरी का नंबर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर कम्युनिटीज का कंबाइन करके भी। और अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, वहां पर भी आप नोटिस कर पाओगे 42% से भी ज्यादा वेस्ट पिकर्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं।
तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले यहाँ पे इन तीनों स्टेट्स में काफी बड़ा एक डेविएशन देखने को मिला। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखो, डेटा तो यही है हमारे पास। अब इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन लोग सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दिल्ली की, अब हो सकता है ना कि दिल्ली में किसी को अपना घर का गुजारा करना है, तो उस केस में वो फिर ये नहीं देखेगा कि मैं कौन सी कास्ट का हूँ, कौन सी कास्ट का नहीं हूँ। अगर मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे 2 5 4 पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, जहां से काम मिलेगा मैं वहां से पैसे कमा के घर लेकर आऊंगा, तभी घर का पूरा बजट चल पाएगा। अब उस वजह से अगर हम बात करें तो अर्बन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स भी इंपैक्ट होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करो, ये जो डिवीजन है, कास्ट बेस्ड डिवीजन हो गया, या फिर मतलब अर्बन में ये कंपैरेटिवली कम है। कहने का मतलब है, देखो सब जगह है, नो डाउट अबाउट इट, पर अर्बन में थोड़ा सा कम है। अब ये देखो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये थोड़ी पूछता हूँ कि भाई आपकी कास्ट कौन सी है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपकी कास्ट कौन सी है। गांव में थोड़ा सा ये फिनोमेना कंपैरेटिवली ज्यादा है। मैं यहाँ पे कोई गांव की बुराई नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा ये कास्ट बेस्ड फिनोमेना थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है अर्बन में, क्योंकि हर बंदा थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है अपने काम को लेके, वहां पर फिर कास्ट के बारे में उतनी बातचीत यहाँ पे नहीं होती है। इसीलिए शायद ये जो नंबर है दिल्ली गोवा जैसे शहरों में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जनरल कैटेगरी के। ठीक है ना? बाकी माइग्रेशन पैटर्न भी इसको इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिली। ये था डेटा। बाकी इसके अलावा जो और कुछ बातें बताई गई हैं कि कई बार ना, देखो कई बार जो हमारे वर्कर्स हैं वो सीवर क्लीनिंग करते हैं, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग करते हैं, तो कई बार वहां पे बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो 2014 ऑनवर्ड्स लगभग 860 डेथ्स लगभग यहाँ पे रिपोर्ट करी गई हैं, जिसमें 43 डेथ्स 2025 में हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वर्कर सेफ्टी और मैकेनाइजेशन के ऊपर, कि मशीन्स के माध्यम से हम यहाँ पे इनकी आपका सफाई करें। लोगों का इस तरह से अंदर जाके साफ करना वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी है, एंड एट द सेम टाइम उनकी सेफ्टी को भी इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए हमने एक स्कीम भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये एक ह्यूमन सेंट्रिक नेशनल इनिशिएटिव है, जहां पर इंश्योर ये किया जाता है कि मैनुअल एंगेजमेंट है ना, जो लोगों के द्वारा आपका साफ सफाई की जाती है, उसको हम पूरी तरह से खत्म करें एंड कंप्लीट मैकेनाइजेशन की तरफ यहाँ पे हम बढ़ पाए। एंड जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ हम यहाँ पे दे पाएं। तो ये जो स्कीम है ये दरअसल में इंप्लीमेंट की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। तो इस तरह से ये मिलकर ज्वाइंटली इसको देखते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। और 3 साल के लिए, मतलब सॉरी ये 3 साल के लिए 350 करोड़ का बजट एलोकेशन यहाँ पे इसके लिए किया गया है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि लगभग हमारे अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज में लगभग 1 लाख जो हमारे सेप्टिक सैनिटेशन वर्कर्स हैं ना, उनको यहाँ पर ये कवर करता है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ भी अलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल SG6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SG8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SG10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज। क्योंकि देखो, अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो इनइक्वालिटी भी कम होएगी एंड एक अच्छा काम भी, एक डिसेंट वर्क इनको यहाँ पे मिल पाएगा। तो इनका इस स्कीम के माध्यम से पर्पस यही है कि इनको हम फॉर्मलाइज करें, ठीक है ना, इनको एक प्रॉपर सैनिटेशन इकोसिस्टम के अंदर हम लेकर आए। इंश्योर ये किया जाए कि कोई भी सैनिटेशन वर्कर इस ह्यूमन वेस्ट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, प्रॉपर सर्टिफाइड प्रैक्टिसेस के साथ ही सारा सारा जो काम होना चाहिए। बाकी हमारा गोल है कि यहाँ पे 0 डेथ्स हों इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, एंड ये सारा काम इस तरह से देखा जाए। अब एक बात आप ध्यान में और रखिएगा कि दरअसल में जो हमारे जो वर्कर्स हैं ना, इनको सबको हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत है उसको यहाँ पे कवरेज इनका दिया गया है। तो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस हमने यहाँ पे करवाई हुई है। बाकी इनके लिए हमने वेस्ट पिकर इन्फॉर्मेशन ऐप हमने लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ताकि इनका डेटा हमारे पास हो और जो जो बेनिफिट्स इनको यहाँ पे दिए जाने चाहिए वो सारे बेनिफिट्स इनको यहाँ पे मिल पाए। बाकी सेफ्टी ट्रेनिंग भी होती है इनकी। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनाइजेशन के ऊपर भी ध्यान है, ठीक है। इनको पीपी जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं, पीपी किट्स यहाँ पे दी जाती है ताकि कोई गैस वगैरह इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पे ना जाए जो हार्मफुल गैस है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से भी इनके बारे में अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करवाई जाती है ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे ना रहे। तो ये सारी बातें हैं नमस्ते स्कीम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है ना, उसी को यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट करती है। बाकी जो वेस्ट पिकर्स हैं उनको भी यहाँ पे जरूरत के बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम अलग अलग तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एंड सभी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। आगे आएंगे दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा रिगार्डिंग इंडिया US ट्रेड डील।
अब हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के बारे में, तो थोड़ा सा हम इसको डेटा के साथ अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कई बार ना क्वेश्चन आ रखे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग भी। देखो सबसे पहली बात तो कि भारत जब हम बात करते हैं तो भारत ने पिछले साल लगभग 86 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया टू यूएसए। ये नंबर पहले के मुकाबले बड़ा है। जैसे 2024 में हमने 77 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, इस साल हमने 86 बिलियन डॉलर का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। मेजर चीज़ें क्या एक्सपोर्ट करी, वो थी इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो हमने इस साल 45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। इंपोर्ट भी इंक्रीज हुए हैं पहले के मुकाबले, पहले 42 बिलियन थे, अब वो बन के 45 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। क्या इंपोर्ट करवाया हमने मेजरली? मिनरल फ्यूल, ऑयल, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, हमने लगभग 86 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया एंड लगभग 45-46 बिलियन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे, लगभग हमारा 40 से 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस देखने को मिलेगा। यानी कि जब भारत यूएसए के साथ ट्रेड करता है ना, तो भारत को लगभग 40 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस आपको देखने को मिलता है। बाकी दोनों देशों के बीच का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 132 बिलियन डॉलर हो चुका है। अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड कर दो ना, जब बायलेटरल ट्रेड की बात करते हैं ना, दोनों ऐड होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी। जब ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट निकालना हो तो आप उनको माइनस कर देते हैं सिंपली। तो इंडिया को फायदा है यहाँ पे, आप यहाँ पे ये नोटिस कर पाओगे। यूएसए भारत में तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पिछले 25 साल की, तो 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एफडीआई यूएसए से भारत में यहाँ पे आया है। इसके साथ ही साथ भारतीय लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते हैं यूएसए के अंदर हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। लगभग 3,20,000 भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो आज के समय यूएसए में पढ़ रहे हैं, खासकर आपके जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर। एंड भारतीय स्टूडेंट्स ने लगभग 7 बिलियन डॉलर एनुअली यहाँ पे उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो हमारे और यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुई है, यहाँ पर यूएसए ने क्या अग्री किया है कि एक तो देखो जो 25% जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा रखी थी भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रशिया का तेल मंगाता था, एक तो वो 25% वाली ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको कम करके 18% कर दिया जाएगा। कहने का मतलब, जैसे पहले था हमारे ऊपर 25+25, अब ये जो 25 था रशिया वाला, ये तो जीरो हो जाएगा। ये जो 25 ये दूसरा वाला था, इसको कम करके हम 18% करेंगे, ऐसा यहाँ पे यूएसए ने बोला है। बाकी भारत भी उनसे यहाँ पे करेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें भारत को यहाँ पे क्या कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जैसे आपका वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बाकी कुछ इकोनॉमिक्स के ऊपर 19% का टैरिफ लगा हुआ है, तो भारत के ऊपर 18% का होगा। तो भारत के प्रोडक्ट्स थोड़े से सस्ते रेट में यहाँ पे यूएसए में पहुंच जाएंगे एज कम्पेयर टू दीज अदर कंट्रीज। हालांकि अगर हम बात करें ईयू, यूके, जापान और साउथ कोरिया की, वहां तो 10 से 15% का है, तो उनको तो ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा है। बट इंडिया को पाकिस्तान वगैरह से थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर आपका जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, जो डेयरी है, वो यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा, इनको यहाँ पे स्ट्रेट डील से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे 2026। दोस्तों कल 4 फरवरी थी, एंड हम हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड कैंसर डे। पहली बार वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया था 2000 के अंदर, जब वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम हुआ था पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल है, वो इसको यहाँ पे करवाता है, एंड इस तरह से हर साल हम इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इस बार की जो थीम है 2025 से 2027 कैंपेन की, दैट इज यूनाइटेड बाय यूनिक। ये कहीं ना कहीं बात करता है ना कि कैंसर केयर बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होनी चाहिए, कैंसर केयर जो होनी चाहिए वो पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, इसीलिए इसको यूनाइटेड बाय यूनिक यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि हर कैंसर जर्नी थोड़ी अलग होती है। तो अलग अलग सरकारें यहाँ पे साथ में आती हैं कि कैसे कैंसर के रिगार्डिंग डेथ्स हैं उसको कम करना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या भारत में कैंसर बहुत बड़ी समस्या है? आंसर इज यस। हर साल लगभग 15 लाख नए केसेस हमें कैंसर के देखने को मिलते हैं। एंड चिंता की बात पता क्या है? अनुमान ये है कि नंबर ये आगे कम नहीं होगा, आगे जाके नंबर बढ़ जाएगा। आगे जाके लगभग हर साल 25 लाख लोगों को, लगभग हर साल नए लोग होंगे जिनको कैंसर हुआ करेगा। तो बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि देखो आगे जाके हमारे मिडिल एज एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वहां पर नंबर ऑफ कैंसर केसेस इंक्रीज होंगे, और भारत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले समय में कैंसर से। मेन जो कैंसर हमें देखने को मिलता है भारत में, वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर हो गया। सर्विकल कैंसर के बारे में आप जानते होंगे, जो महिलाओं में होता है, ठीक है, सर्विक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मेजर शेयर इनका है कैंसर के अंदर। एंड
जो ज़्यादातर आपके कैंसर होते हैं ना, मतलब मैं सर्विकल कैंसर की बात नहीं कर रहा, बट बाकी जो कैंसर्स नॉर्मली हम देखने को मिलते हैं उसमें आपका टोबैको का इस्तेमाल होना, अल्कोहल का इस्तेमाल होना, सही डाइट ना खाना, मोटापा होना, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होना, ये सभी से बाकी से कैंसर बढ़ने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 75% पेशेंट जो होते हैं ना, देखो उनका डायग्नोसिस बहुत ही लेट स्टेज में होता है। अब बोलते हैं ना कि कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले ही डिटेक्ट कर लें कैंसर को, सही समय के ऊपर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट किया जा पाए, एंड उस बेसिस के ऊपर उनको प्रॉपर उपचार भी दिया जा सकता है। जब बहुत देरी के बाद डिटेक्ट होता है कैंसर, तो बहुत परेशानी हो जाती है उसको हैंडल करने के अंदर। सरकार ने 1975 में ही नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था। बाद में इसको अलग अलग प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट कर दिया गया, जैसे आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो यही चल रहा है 2010 से। एंड आयुष्मान भारत में भी यहाँ पे कैंसर कवर्ड रहता है, नो डाउट अबाउट इट। एंड काफ़ी सरकार सस्ती जो ड्रग स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पे लाई है, ताकि लोगों को सस्ते दाम के ऊपर जो अपनी मेडिसिन वगैरह है वो यहाँ पर मिल जाए। एंड इनफैक्ट कुछ यहाँ पर आपके पास थेरेपीज भी हैं, जैसे कार टी सेल थेरेपी, ठीक है, नेक्स्ट कार 19 में इसको बोलते हैं। एंड इसके माध्यम से भी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ज़रूरत यही है कि सही समय के ऊपर हम उसको डिटेक्ट करें, एंड वर्ल्ड कैंसर डे उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हमें देखने को मिलता है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रिगार्डिंग WHO हेल्थ इमरजेंसी अपील 2026। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, राइट। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस से जो हैं, उन्होंने बोला है कि वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है WHO से, कि इससे वो बाहर चले गए हैं जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स। अब आप लोग जानते हैं कि यूएस से ना एक्चुअली बहुत बड़ी लेवल पे फंड देता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर आपका सबसे बड़ा फंडर ही, जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा देता है, अगर वही आपका पार्ट नहीं है, तो बड़ी ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो एक्चुअली होता पता क्या था कि WHO को मेनली दो जगह से पैसा आता था। एक होता है असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। असेस्ड मतलब जैसे कोई देश है, जैसे इंडिया है, तो उसको उतना पैसा देना ही देना है। ये कंपलसरी पेमेंट है, जो भी WHO की मेंबर कंट्री है उनको ये पैसा देना ही पड़ेगा। एक होता था आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से जो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी एनजीओज हैं, वो पैसा देती है, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। कुछ सरकारें एक्स्ट्रा पैसा दे देती हैं, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज पैसा दे देती हैं, कुछ फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा दे देती हैं। अब पॉइंट ये है कि जब यूएस से ही चला गया, जो मेन पैसा यहाँ पे देता था इसको, तो WHO में आज के समय पैसे की भारी किल्लत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इन्होंने जो सोचा था कि हम हेल्थ इमरजेंसी के लिए लगभग $3 बिलियन यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करेंगे, WHO ने सोचा था कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब उसको एक तिहाई कर दिया गया है, अब लगभग $1 बिलियन ही खर्च होगा, क्योंकि WHO के पास पैसा ही नहीं है। समझे इस बात को? तो ये सारी बातें हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है पैसा बढ़ाने की, और इन्होंने बढ़ाया भी है। पर क्योंकि यूएस से इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था कि उसके जाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ ने यही बोला है कि आने वाले समय में ना हमें थोड़ा-सा फ़ोकस पहले तो असेस्ड कंट्रीब्यूशन पे देना पड़ेगा, ताकि जो देश है, असेस्ड कंट्रीब्यूशन वही होता है जो देश को मैंडेटरी फीस पे करनी पड़ती है। और एक ना इन्होंने सोचा है रिप्लेनिशमेंट बेस्ड फाइनेंसिंग का। इसका अर्थ पता क्या होता है, कि आप ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करो, मान लो 3 साल, 4 साल का, ताकि आपको पता लगता रहे कि कितना पैसा आएगा अगले 4 साल, 5 साल के अंदर। तो ये अगर पता होगा ना, तो उसकी बेसिस पे एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की तरफ वो बढ़ पाएँगे, और उस हिसाब से यहाँ पे काम हो पाएगा। अब देखो, डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे अलग-अलग काम चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो एरेडिकेशन के लिए यहाँ पे डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है। 2022 से 2026 इसका इनिशिएटिव है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यमन, सोमालिया, यहाँ पर जो कुछ आखिरी रिजर्वायर बचे हुए हैं पोलियो के, उसको टैकल करने के लिए। अब ये भी इम्पैक्ट होगा थोड़ा-सा। उसी तरह से अगर हम बात करें मलेरिया कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन की, ये भी लगभग 24 अफ्रीकन देशों में चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक प्रोग्राम है ज़ीरो बाय 30, बेसिकली रेबीज को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है 2030 तक। गिनी वॉर्म एरेडिकेशन करना है। तो यहाँ पर इजिप्ट वगैरह ने अच्छा काम किया, उन्होंने मलेरिया फ्री कर दिया, पर अब पैसे की कमी है, तो आने वाले समय में कैसे होगा, थोड़ी ये भी चिंता वाली बात आ जाती है। फिर एक इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है। ये मीजल्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, टाइफाइड, इन सब के अगेंस्ट यहाँ पे काम करता है। फिर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, इसका एग्रीमेंट जो था, पेंडेमिक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो पॉइंट ये है कि आज के समय जो सारे प्रोग्राम्स है ना, इन पे दिक्कत आ रखी है कि पता नहीं कितना पैसा मिल पाएगा, कितना पैसा नहीं है। तो जो हमने सोचा था कि हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम होगा, यूएसए के बाहर निकल जाने से ये दिक्कत आई है। एंड इस तरह से एक भारी शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल रही है लोगों की भी। एंड
अलग अलग चीज़ें जैसे पेंडेमिक से लड़ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करना, क्लाइमेट ड्रिवन डिजीज आउटब्रेक के साथ लड़ना, ये सारी चीज़ों में कमी अब देखने को मिलेगी क्योंकि पैसा नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत और भूटान के कॉन्टेक्स्ट में। अब भारत और भूटान के बीच में बहुत ही एक बड़ा समझौता यहाँ पे हुआ है, एक मीटिंग हुई है बेसिकली। उस मीटिंग में 4 चीज़ों में बात हुई है। मेन बात मतलब हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग है। अब आप लोग जानते होंगे भूटान में हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना दोनों देश मिलकर यहाँ पे अपनी कोऑपरेशन को इसके अंदर इंक्रीज़ करें, उसी के लिए आपको ये एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पहला है यहाँ पे, आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, पुनात सांगचू कॉरिडोर। ये प्लीज़ आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो ध्यान रखना है भूटान की बात हो रही है। दरअसल में वहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलेगी, पुनात सांगचू रिवर। ठीक है? इसके ऊपर आपका एक प्रोजेक्ट है पुनात सांगचू 2, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लगभग 1020 मेगावाट जो पावर होगी वो भारतीय ग्रिड में एंटर करेगी। इससे भूटान को रेवेन्यू मिलेगा और भारत में एनर्जी सप्लाई का यहाँ पे प्रॉपर स्टेबल सोर्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास पुनात सांगचू 1 भी है। ठीक है? इसको भी जल्दी से जल्दी कमीशन करने की बात कही जा रही है। कुछ चैलेंजेस थे इसमें इन्वायरमेंट को लेके, उनको फटाफट से ठीक करो और जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। इसके अलावा एक है संकोश मेगा प्रोजेक्ट। यहाँ पर इस मीटिंग में बोला गया कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे वापस से रिवाइव करेंगे। बहुत बड़ा ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और इससे आपके वेस्ट बंगाल, असम में आपका इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के अंदर भी यहाँ पे मदद करता है। फिर एक बात हुई विजन 2040 की। तो विजन 2040 भारत और भूटान के बीच का है कि कैसे 2040 तक हमारा ट्रांसमिशन मास्टर प्लान क्या रहेगा, कैसे हम पाइप्स को यहाँ पे पूरी तरह से रेडी करेंगे। ऐसा ना हो कल को आगे जाके बहुत बड़ी पावर की जरूरत पड़े और हम रेडी ना हो उसके लिए, तो पहले से ही हाई वोल्टेज लाइंस आप बना के चलिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है लीन मंथ मैनेजमेंट का। लीन होता है कम वाला, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब विंटर का समय होता है ना, तो भूटान के अंदर पानी का स्तर जो होता है नदियों के अंदर वो काफी कम हो जाता है। उस समय पता क्या होता है, भूटान को इनफैक्ट इंपोर्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि पानी है नहीं नदियों में, तो उस टाइम कहाँ से बिजली जनरेट करें, तो वहां पे वो इंपोर्ट करवाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों ने अग्री ये किया है कि यार अगर ऐसा होना कि मान लो भूटान में लीन पीरियड आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूटान की जो सप्लाई पावर थी वो वापस भूटान को यहाँ पे दे दी जाएगी और कोई खास इसमें यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। ये फटाफट तेजी से ये काम हो जाएगा ताकि भूटान की यहाँ पे मदद की जा पाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। और इनफैक्ट भूटान पावर कॉपरेशन ना, सॉरी, इंडिया और भूटान के बीच में पावर की कॉपरेशन बहुत पुरानी है। 1961 से ही आपका जालधाक का एग्रीमेंट से ये स्टार्ट हुई। बाकी आपको इतना पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट वाले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखना 2019 में हमारे दोनों देशों के बीच में हुआ मांगदेचू इनॉग्रेशन। ये एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो हुआ 2023 में। जो भूटान ने अपनी जो एक्स्ट्रा पावर थी वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। फिर 2024 में भारत और भूटान के बीच में ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू हुआ। ठीक है? एंड 2025 में जो मैंने आपको बताया ना P2 क्या था, पुनात सांगचू जो 2 प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कमीशन किया गया। एंड अब जाके 2026 में हमने यहाँ पे विजन 2040 यहाँ पे दिया है कि 2040 तक हमारा दोनों देशों का क्या फोकस होगा एंड कैसे भूटान के लीन विंटर मंथ्स को हम यहाँ पे टेक केयर करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से भूटान और इंडिया का कॉपरेशन जो है पावर सेक्टर में वो काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक्चुअली कल क्वेश्चन मैं देना भूल गया था, बट आज आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। एक है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, पढ़ना इसको एंड मुझे कमेंट्स में बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के रिगार्डिंग। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट्स में करने की कोशिश करिएगा। आज का जो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स रहेंगे ये आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। देखो आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और आपका जो यूएस ओपन है, ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। जब हम बात करते हैं ना फ्रेंच ओपन की, ये तो आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें भारत विस्तार की, तो ये एमएसपी रिफॉर्म मैकेनिज्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एआई एनेबल्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल होगा फार्म प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एंड फार्मर की डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो ये भी गलत है, एमएसपी के साथ लिंकेज नहीं है इसका। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, तो यस, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसके बारे में ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।